पहले मिल गया। अभी जो सेशन है पेन के बारे में। पेन पहले मैं नर्सिंग में ज्वाइन किया, तभी पेशेंट बोलेगा मेरे को पेन लगती है, तो मैं क्या करेगा, डॉक्टर को बुलाएगा और टैबलेट देगा। फिर जब मैं पैलिएटिव केयर में आ गया तो मेरे को पता लगा है कि पेन के बारे में, जैसा पेन कब शुरू हुआ, पेन स्कोर कितना है, कंटिन्यूअस है क्या इंटरमिटेंट है, ये सब हमको पूछने का है। तो हमने पैलिएटिव केयर में जब भी आ गया, वो टाइम से मैंने थोड़ा और पेन के बारे में सीख लिया। और मेरे को एक बात अभी बोलने का है कि पेन जो पेशेंट को लगती है ना, वो उसका नर्व एंडिंग्स में नहीं है, वो जो उसको मन में आता है उसको, when the patient says it's hurt, it is pain. So over to you, Sachin. Sachin is waiting for, and I think it will be a good session for you people. Well, over to Sachin Dwivedi. Thank you so much, madam, and good afternoon, everyone. I think we have 22 participants now, so shall we start or wait for a few more? We can start, sir. They will be joining in between. Okay, okay. Is it visible? Sir, it is visible. Yeah. Okay. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिगार्डिंग पैलिएटिव केयर। तो कोई बता सकता है व्हाट इज पैलिएटिव केयर? क्या है पैलिएटिव केयर और हमारा फोकस मेनली किस में रहता है पैलिएटिव केयर में? आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ रिविजन। पैलिएटिव केयर क्या है, क्या समझा, क्या सीखा आप लोगों ने लास्ट क्लास में, क्योंकि 2 दिन पहले ही क्लास थी। अगर बेड रिडन पेशेंट है, अगर उसको लगता है कि कैथेटराइजेशन करना है, यूरिन पास नहीं हो रही है, मोशन पास नहीं हो रही है, तो एनिमा देना है, फीडिंग माउथ ओरल फीडिंग नहीं ले रहे कुछ, तो आरटी वगैरह इंसर्शन करना है, बेड सोर का ड्रेसिंग है, वो करना है, कैथेटर इंसर्शन। यस, इट मींस कि पेशेंट की नीड को असेस करते हुए सिर्फ उसके फिजिकल नहीं, साथ में हम साइकोलॉजिकल, साइको सोशल, स्पिरिचुअल, उन सारी नीड्स को एड्रेस करना और उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन करना ही पैलिएटिव केयर है। ठीक है, यूजुअली तो ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा होता है, उसे दवाइयाँ मिल रही होती हैं, लेकिन पैलिएटिव केयर जो होता है वो होलिस्टिक अप्रोच पे वर्क करता है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि होल, सब कुछ इंक्लूड करते हुए, जैसे फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, साइको सोशल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया एंड इमोशनल, तो वो सारे एस्पेक्ट मिला के होता है होलिस्टिक अप्रोच या होलिस्टिक एस्पेक्ट। सो पैलिएटिव केयर मेनली होलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है, और साथ में हमारा मेन एम होता है कि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर रहे थे हम लोग? पेन असेस कर रहे थे और उसको मैनेज कर रहे थे, पेशेंट की डिफरेंट नीड्स को असेस कर रहे थे और उसको एड्रेस कर रहे थे, साथ में उसको अगर कोई साइको सोशल इशू है या फाइनेंशियल इश्यूज है उसको हम एड्रेस कर रहे थे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जब हम एड्रेस करते हैं उसके लिए प्लान करते हैं, तो ये सारा कुछ हमारा होता है पैलिएटिव केयर। अब हमने कल डिस्कस किया था कि पेन मैनेज या पेन कम करना भी पैलिएटिव केयर का एक पार्ट है। सो इससे पहले कि हम पेन क्या होता है उसके बारे में हम जाने, क्योंकि पेन सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, बल्कि एक कभी कभी ये पेन एक डिजीज की तरह हो जाता है। अगर किसी को बहुत लंबे समय से किसी दर्द से वो सफर कर रहा है, तो वो उसके लिए एक डिजीज की तरह है। और पैलिएटिव केयर में इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि लाइफ लिमिटिंग डिजीजेस में पेन बहुत कॉमन देखा गया है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है, एंड ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। यूजुअली चीजें जो है वो मशीन लगा के या कहते हैं कि
किसी भी मॉनिटर के थ्रू हम उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन पेन को चेक करने के लिए इस तरह का कोई मॉनिटर नहीं होता है। बस हमें पेशेंट्स के एक्सप्रेशन से, उसकी एक्टिविटी से हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर हम कुछ डिफरेंट टूल्स का यूज करके, कुछ मेथड्स का यूज करके उसे असेस कर सकते हैं, या पेशेंट खुद बताए कि उसे कहाँ पेन है, कब से पेन है, क्यों पेन। तो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। और जैसा कि हम सभी इस नर्सिंग फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, सो पेन हमारा एक तरह का वाइटल साइन भी है, जिसे फिफ्थ वाइटल साइन बोला गया। ठीक है, तो अभी तक हम टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड पल्स लेते थे, लेकिन नाउ अभी हम पेन को भी एज अ वाइटल साइन असेस करते हैं। तो पैलेटिव केयर में पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज हम जस्ट इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि पेन होता क्या है, इसका फिजियोलॉजी क्या होती है, साथ में कितने टाइप्स का पेन होता है, पेन को हम असेस कैसे करेंगे। अगर हम पैलेटिव केयर की बात करें तो कौन कौन से बैरियर हैं जो पेन मैनेजमेंट या असेसमेंट में हम लोग फेस कर रहे हैं, और उन्हें कैसे ओवरकम करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस क्लास में देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ये आज की क्लास की आउटलाइंस हैं: इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, टाइप्स ऑफ पेन, असेसमेंट ऑफ पेन एंड डिफरेंट टूल्स ऑफ पेन असेसमेंट। सो हम जस्ट बेसिकली चीजों को गो थ्रू करेंगे। पेन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कि बहुत ही प्रोमिनेंट और डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्पेशली जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज लाइक कैंसर हो गई और भी क्रिटिकली इल डिजीज होती हैं, इनमें पेन बहुत ही कॉमन देखा गया है। कभी कभी ये पेन फिजिकल पेन होता है, बट सम टाइम ये इमोशनल पेन भी हो सकता है। अगर कैंसर पॉपुलेशन की बात करें तो इसका जो प्रेवलेंस है मोर देन 75%। कुछ स्टडीज ने ऐसा बताया है। ऐसे पेशेंट जो एडवांस डिजीज या एडवांस कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनमें पेन जो है वो 75% पेशेंट देखा गया है। एक सिस्टमिक रिव्यू से ये पता चला है कि इसका प्रेवलेंस सिर्फ कैंसर रिलेटेड डिजीज में नहीं है, नॉन कैंसर रिलेटेड डिजीज में भी है। जैसे अगर कोई पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, तो उनमें 20 से 78% तक इसका प्रेवलेंस देखा गया है। सीओपीडी पेशेंट में भी 21 से 77% इसका प्रेवलेंस देखा गया है। एंड क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट है, उनमें 21 टू 64% इसका प्रेवलेंस देखा गया है। इसके साथ ही कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे स्ट्रोक में भी पेन का जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा देखा गया है। एंड ऑफ लाइफ स्ट्रोक में भी 68% प्रेवलेंस जो है पेन का देखा गया। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सारी लाइफ लिमिटिंग डिजीज में पेन जो है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, और पेन इन सब में एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। तो हमें उसको एड्रेस करने की, उसे असिस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो उसे हम कैसे असिस्ट करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, इससे पहले हम ये जानें कि पेन होता क्या है। तो पेन जो है एक लैटिन वर्ड से बना है, जिस पोइना से बना है। इसका मीनिंग होता है किसी भी तरह का चार्ज या फाइन या पेनल्टी। ज्यादातर हम लोग कहते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम कहते हैं कि जरूर हमने कुछ गलत किया होगा, उसी का हमें ये वो मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो पेन हमारे बॉडी के लिए एक पेनल्टी या फाइन के रूप में हमें मिलता है। और वो पेनल्टी किस तरह से होती है? कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो हर्ट होता है, या किसी भी तरह की इंजरी होती है, ठीक है, या लॉस होता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज पेन। तो बहुत कॉमनली अगर बॉडी किसी भी पार्ट में कोई इंजरी होती है या डैमेज होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पेन महसूस होता है, पेन का सेंसेशन होता है। कभी कभी बिना किसी इंजरी के भी पेन का सेंसेशन होता है। वो पेन कैसा हो सकता है? मेंटल या इमोशनल पेन हो सकता है। आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, या फिर आप अपनी बीमारी के बारे में बहुत परेशान है। बीमारी की वजह से पेन नहीं हो रहा है, लेकिन इमोशनली आप उसको लेके बहुत परेशान है, तो वो भी एक तरह का पेन है, ठीक है। पेन सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, पेन इमोशनल पेन भी हो सकता है।
तो बॉडी की कोई इंजुरी हुई वो भी एक तरह का पेन है, या फिर किसी तरह का इमोशनल डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो भी आपका एक तरह का पेन है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। प्लेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत ही खराब होता है। कभी कभी कुछ टिश्यू इंजुरी या डैमेज की वजह से भी ये होता है। ये माइल्ड हो सकता है पेन, कभी कभी पर्टिकुलर एरिया पे लोकेटेड हो सकता है। अगर हाथ में इंजरी हुई है तो पेन का सेंसेशन जो है हाथ में होगा। कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी, ये किस तरह का इंटेंसिटी, किस तरह का, क्या उसका रीजन है पेन का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, तो आप पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। हमें साउंड नहीं दिख रहा है बट हमें फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पेन में है। वो किस तरह का पेन है वो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कहीं वो किसी इंजुरी से पेन तो नहीं हुआ है, या फिर वो अपने डिजीज के बर्डन को लेके परेशान है, या फिर फाइनेंशियल बर्डन को लेके परेशान है, तो इमोशनल पेन है या फिजिकल पेन। अब हम बात करते हैं टोटल पेन की। तो टोटल पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेम सिस्ली सॉन्डर्स ने दिया था 1964। टोटल पेन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग हॉलिस्टिक केयर की बात कर रहे थे, हॉलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे पैलिएटिव केयर के लिए। सो इसी तरह टोटल पेन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ना सिर्फ फिजिकल पेन को हम डिनोट करते हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल, साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, हो सकता है कोई इस बात से परेशान है कि गॉड हमें पनिश कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का पेन है। या फिर वो इस बात से परेशान है कि मुझे ये बीमारी हुई है जिसकी वजह से हो सकता है मैंने कुछ गलत ऐसे काम किया हो जिसकी वजह से मुझे बीमारी हुई है, तो उसका गॉड से बिलीव कम हो जाता है, तो वो भी एक तरह का पेन, तो स्पिरिचुअल पेन है। सोशल पेन हो सकता है कि सोसाइटी से वो निग्लेक्टेड हो गया हो अपनी डिजीज की वजह से। जैसे मैंने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि अगर किसी को लेप्रेसी या फिर HIV या एड्स की डिजीज होती है तो सोसाइटी में लोग उसे स्टिग्माइज कर देते हैं। या फिर कोई फाइनेंशियल बर्डन होता है या डिजीज बर्डन होता है, तो ये सारे सारे जो कंडीशंस है, ये सारी सिचुएशन है, वो टोटल पेन का कॉन्सेप्ट देती है। तो टोटल पेन सिर्फ फिजिकल पेन को हम पेन नहीं कहते हैं, वो सारा जो साइकोलॉजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली इफेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो पेन। सो पेन क्या है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जैसा हमने पहले भी बताया। सब्जेक्ट कौन है, हमारा पेशेंट है। तो पेशेंट हमें बता सकता है कि उसे कहाँ पेन है, कितना पेन है, कब से पेन है, किस तरह का पेन है, चुभने वाला पेन है या एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला पेन है। अलग अलग तरह के जो पेन का वो है, अलग अलग तरह का होता है। फिर ये पर्सन से पर्सन अलग अलग होता है। मैं नहीं कह सकता कि जो पेन मुझे हो रहा है वही सेम पेन आपको होगा या किसी तीसरे पर्सन को होगा। तो क्योंकि बीमारी जो है उसकी इंटेंसिटी अलग है, डिजीज की इंटेंसिटी अलग है, डिजीज का कारण अलग है, शरीर की जो हमारी क्षमता है वो अलग है। ठीक है, ये सारी चीजें अलग होने की वजह से पेन का भी लेवल अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि सबके लिए पेन एक जैसा है। तो जब सबके लिए पेन एक जैसा नहीं है तो सबके लिए जो ट्रीटमेंट होगा, जो असेसमेंट होगा, वो भी एक जैसा नहीं होगा। फिजिकल पेन वो हमारी फिजिकल एबिलिटी को अफेक्ट करता है। मतलब अगर हमारे हाथ या पैर में कहीं इंजुरी हुई तो वो पेन जो है हमारी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, मतलब हम उसकी वजह से एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम चल ना पाए या कोई अपना काम नहीं कर पाए। ठीक है, देन इमोशनल पेन। इमोशनल पेन जो क्या करता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन से इंड्यूस होता है, उसकी वजह से होता है। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन कॉज भी करता है। अगर किसी बात को लेके या डिजीज बर्डन को लेके परेशान है पेशेंट, या ये इस बात से परेशान है कि उसकी डेथ, क्योंकि अर्निंग मेंबर सिर्फ पेशेंट है, उसके बाद जो है उसकी फैमिली की केयर कौन करेगा, अगर इस बात को लेके वो परेशान है, तो अल्टीमेटली ये किस तरह का पेन है, इमोशनल पेन है। इसके साथ ही स्पिरिचुअल पेन, जैसे मैंने बताया था, स्पिरिचुअल पेन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। स्पिरिचुअल चैलेंजेस है स्पिरिचुअल बिलीफ, मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई, भगवान ने मुझे ही ये पनिशमेंट क्यों दी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं
ये स्पिरिचुअल पेन है, भगवान के सामने रोते भी हैं जाके कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे ये पनिशमेंट दी। ठीक है, कभी कभी विश्वास भी हट जाता है, कभी लोग कहते हैं कि मैं सारे भगवान ले जाके दूर फेंकाऊंगी या फेंकाऊंगा क्योंकि इनके रहने का कोई मतलब नहीं जब मुझे इतना पेन हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअल बिलीफ को भी चैलेंज कर देता है स्पिरिचुअल पेन। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन में हमने बात की थी कि 4 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है हमारा फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा स्पिरिचुअल एंड चौथा है सोशल। तो अगर हम फिजिकल पेन की बात करें तो फिजिकल पेन किस वजह से हो सकता है, मे बी किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है, कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे पेशेंट जो है कैंसर से सफर कर रहा है, या फिर पेशेंट जो है डायबिटीज से सफर कर रहा है, या स्ट्रोक से सफर कर रहा है, या किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहा है। ट्रीटमेंट की वजह से पेन हो सकता है पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही हो या रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, या हो सकता है कि पेशेंट के कोई ऐसे प्रोसीजर्स हो रहे हो, क्योंकि लाइफ लिमिटिंग डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जैसे आपका कोलोनोस्कोपी हो गया। तो इस तरह की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से भी पेशेंट को पेन होगा, दैट इज ऑल्सो एक तरह का वो फिजिकल पेन है। कैंसर की वजह से जो पेन होता है वो भी एक तरह का फिजिकल पेन है। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल पेन में। साइकोलॉजिकल पेन किस किस वजह से होगा, एंजाइटी, बीमारी के बारे में डर लगना, डिप्रेशन, और किसी भी बीमारी का जो पिछला अनुभव रहा हो, जैसे किसी को पहले बीमारी हुई थी और उस पर उसे बहुत तकलीफ हुई थी, तो वो इस चीज को लेके भी पेन में रहता है कि मुझे फिर से वही तकलीफ होने वाली। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल कोविड का। कोविड में जिन लोगों को जो वो पेन सहा है लोगों ने, तो वो अभी भी उन्हें वो डर है, वो लोग थोड़ा सा उसको सोच के डर जाते हैं, उसको सोच के पेन में स्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये पेन बहुत ही पेनफुल होने वाला है। देन हम आते हैं सोशल पेन में। सोशल पेन कब होता है, जब हम सोशल स्टेटस खो देते हैं। जैसे पहले हम लोगों से अच्छे से मिलते थे, बात करते थे, लेकिन अभी बीमारी की वजह से हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी में जा नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। एक तरह का सोशल पेन है। साथ में कभी कभी सोसाइटी वाले भी हमें स्टिग्मेटाइज करते हैं कि नहीं, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब बीमारी की वजह से जॉब छूट जाना वो भी एक तरह का सोशल पेन है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना फैमिली पे, फैमिली बर्डन हो जाना, वो भी एक तरह का सोशल पेन है। फ्यूचर के बारे में सोच के भी कि फैमिली का फ्यूचर क्या होगा, और साथ में डिपेंडेंसी बढ़ जाना। तो यूजली क्या होता है, कोई भी अर्निंग मेंबर होता है जब वो डिपेंडेंट हो जाता है फैमिली वालों के ऊपर, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं पेन में हूँ, मैं पहले सारी चीजें खुद करता था, कुछ मैं अर्निंग करता था, खुद पैसे कमाता था, अभी मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो वो भी एक तरह का सोशल पेन है। देन स्पिरिचुअल पेन, मैंने आपसे बोला था पहले भी कि ईश्वर के प्रति एक नाराजगी, एक गुस्सा कि मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई, मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ, मुझे ही ये पेन क्यों है। या फिर उनसे विश्वास उठ जाना, या विश्वास कम हो जाना, या फिर लाइफ का जीने का मतलब ढूंढना कि मैं क्यों जीऊं जब मुझे इतना पेन है, तो भगवान से पूछना। तो एक स्पिरिचुअल जो डिसबिलीफ शुरू हो जाता है, तो वो एक तरह का स्पिरिचुअल पेन है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं रिलेटेड टू जो भी गॉड्स हैं जिनको भी हम मानते हैं, तो एक तरह का स्पिरिचुअल पेन। तो ये जो चारों जो डायमेंशन है पेन के, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, ये चारों डायमेंशन मिलके क्या होता है, टोटल पेन कहलाता है। और अभी तक हम सिर्फ पेन की बात कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम पेशेंट को देखेंगे या पेशेंट को केयर करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, टोटल पेन। टोटल पेन सभी को समझ में आया क्या होता है टोटल पेन? जी सर। ओके, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। तो ये टोटल पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेम सिस्ली सॉन्डर्स ने दिया था। ठीक है,
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ओके, सो जब भी कभी हमें पेन होता है तो क्या कंडीशन होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे जब भी कोई टिश्यू इंजुरी होती है, बॉडी में कोई भी इंजुरी होती है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है, ये स्वेलिंग होती है, ठीक है, सूजन आती है। तो सूजन आने के बाद हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, सेरोटोनिन्स हो सकते हैं, एसिटिल कोलिन हो सकते हैं, साथ में हिस्टामीन्स हो सकते हैं। तो जब भी कभी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया या सूजन की प्रक्रिया होगी बॉडी में इंजुरी के बाद, तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और यही केमिकल क्या कहते हैं, इस पेन को, सेंसेशन जो पेन हो रहा है, जो इंजुरी हुई उसकी वजह से जो दर्द हुआ है, कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू इस पेन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स या नोसिसेप्टर्स, जो सुपरफिशियल या पेरिफेरल हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के पेरिफेरल एरिया से सिग्नल्स को ले जाते हैं ब्रेन तक, और हमें पेन का एहसास होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद पेन का जो इम्पल्स है वो हमारे डॉर्सल हॉर्न से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। सो डॉर्सल हॉर्न से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, इसे हम प्राइमरी रिले कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये डॉर्सल हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड में गया, किसके थ्रू गया, नोसिसेप्टर्स के थ्रू गया सिग्नल, तो ये हमारा प्राइमरी रिले कहलाता है, ठीक है। देन ये इंपल्स जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से थैलेमस को गया, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, यहाँ से हमारे थैलेमस के लिए गया, ये हमारा सेकेंडरी रिले कहलाता है। और इसके बाद जो हमारा टर्सरी रिले है वहाँ थैलेमस से कॉर्टेक्स की ओर और लिम्बिक सिस्टम में जो हमारे जाता है सिग्नल, तो इसे हम कहते हैं टर्सरी रिले। तीन तरह के रिले के थ्रू ये पेन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमें उसका सेंसेशन हो पाता है। पहला होता है जब ये डॉर्सल हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू हमारा थैलेमस में पहुंचता है, और तीसरा थैलेमस से कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में पहुंचता है। तो इस तरह से पेन जो है पेरिफेरल सिस्टम से सेंट्रल सिस्टम में पहुंचता है और वहां से पेन का सेंसेशन होता है। अब ये पेन किस तरह का हो सकता है, हम कैसे कह सकते हैं कि पेन जो है वो नोसिसेप्टिव पेन है, या पेन जो है वो न्यूरोपैथिक पेन है, या पेन जो है वो एक्यूट है और क्रोनिक है। तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हम ये देखेंगे कि पेन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पेन के टाइप्स को यूजुअली दो भागों में बांटा है, अकॉर्डिंग टू कॉज, उसके कारण की वजह से, और उसके ड्यूरेशन की वजह से। तो कारण की वजह से आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे पर्टिकुलर एक रीजन होगा, कॉज होगा। बट ड्यूरेशन के लिए अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर अगर पेन है तो उसका कुछ ड्यूरेशन होगा, लाइक कि अगर वो 30 दिन तक हो रहा है, आज 1 दिन से लेके 30 दिन के बीच हो रहा है, तो वो एक्यूट पेन होगा। अगर उससे ज्यादा लंबे समय तक हो रहा है तो क्रोनिक पेन होगा। तो ड्यूरेशन अगर कहीं पे पेन का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हम उसे एक्यूट एंड क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे पर्टिकुलर कॉज है तो उसे हम नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक में डिवाइड कर सकते हैं। अब नोसिसेप्टिव भी आगे जाके दो उसमें डिवाइड हो जाता है, विसरल एंड सोमैटिक पेन। तो विसरल पेन हम उसे कहते हैं जो हमारे विसरा मतलब ऑर्गन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे अब अगर किसी को हार्ट का पेन हो रहा है, या कह रहे हैं कि हार्ट में दर्द हो रहा है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभी ये हार्ट डिजीज की वजह से होता है। लीवर में दर्द हो रहा है, लीवर की बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इस तरह का पेन जो होता है वो विसरल पेन होता है। इसके अलावा हमारी स्किन में, मसल्स में या बोन में अगर पेन हो रहा है तो ये एक तरह का सोमैटिक पेन होता है, ठीक है। तो नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक पेन का डिटेल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नोसिसेप्टिव पेन जो होता है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई का, कोई भी स्टिमुलाई, वो इंजरी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का टिश्यू डैमेज भी हो सकता है।
इस तरह का पेन, नॉसिसेप्टिव पेन किस तरह का होगा? शार्प होता है, प्रिकिंग होता है, ऐसा लगता है कोई धारदार हथियार से ना वो कर रहा है, दर्द का एहसास करवा रहा है। बहुत ही एक्यूट होता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और कुछ टाइम तक ही रहता है ये। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है, लाइक कोई इंजरी हुई है, अगर धीरे धीरे वो इंजरी ठीक होती है तो पेन जो है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉसिसेप्टिव पेन हो रहा है वो क्रोनिक नहीं है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम है, ये समय के साथ ठीक हो जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल है, अगर ब्रोकन एंकल है और वो धीरे धीरे जो है वो हील हो रहा है, तो ये एक तरह का नॉसिसेप्टिव पेन है। ठीक है, कि एंकल जो है ब्रोक हुई थी लेकिन अभी वो हील हो गई है, पेन रिलीव हो गया है। तो नॉसिसेप्टिव पेन हमने बात की थी कि ये एक सुपरफिशियल या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमें पेन होता है। ठीक है, या पेरिफेरल में पेन होता है। तो जैसे जैसे वो डिजीज कंडीशन या जो डैमेज है वो रिकवर होता है तो पेन रिलीव हो जाता है। अब हमने बात की थी कि नॉसिसेप्टिव के भी 2 टाइप्स हैं, विसरल एंड सोमैटिक पेन। तो विसरल पेन, विसरा से रिलेटेड क्या है? ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन में सूजन आती है या कोई बीमारी होती है या डैमेज होते हैं या किसी वजह से उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये इस तरह का जो पेन होता है वो विसरल पेन होता है। इन इंटरनल्स ऑर्गन्स में कभी कभी हम बहुत ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट से महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी ये पेन बहुत ही तेज होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में जो पेन होता है तो वो बहुत ही थोड़ा पेन होता है। लेकिन अगर हम किडनी के पेन की बात कर रहे हैं, अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो वो पेन बहुत ही तेज होता है। ठीक है, तो ये दोनों विसरल पेन है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो माइल्ड भी हो सकता है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे रेनल कोलिक का जो पेन है, रेनल कोलिक का मतलब यही है कि अगर किडनी में स्टोन हुआ है उसकी वजह से पेन हो रहा है, या ब्लैडर पेन हो रहा है, ब्लैडर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ रही है, जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, एंड्रोमेट्रियोसिस हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ है, या प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, इसकी वजह से जो पेन हो रहा है, तो ये सारा जो है विसरल पेन है। तो विसरल का हम सीधे सीधे वो कर सकते हैं कि अगर कहीं पे भी ऑर्गन इन्वॉल्व है तो हम कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ पेन इज अ विसरल पेन, विसरल नॉसिसेप्टिव पेन। अब हम बात करते हैं सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन मेनली जो है कैंसर के पेशेंट्स में देखा जाता है और बोन कैंसर के पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा देखा गया है। सोमैटिक पेन में कभी कभी ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब पर्टिकुलर एक एरिया पे पेन होता है, इंटरमिटेंट कुछ टाइम के लिए आता है लेकिन फिर रिलीव हो जाता है, फिर आता है। कभी कभी ये कांस्टेंट बना रहता है पेन लंबे समय तक। इसके अलावा क्रैम्पिंग जैसा पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कोई चीज कट कर रही है, पेन कट करने वाला पेन होता है। ठीक है, टिश्यू इंजुरी सोमैटिक पेन में मेनली अगर स्किन, मसल्स, स्केलेटन या जॉइंट्स या कनेक्टिव टिश्यू का इंजुरी हुआ है उस कंडीशन में ये पेन होता है। तो मेनली जैसे बोन मेटास्टेसिस हो गया या कैंसर रिलेटेड पेन होते हैं, इनमें ये पेन जो है फील होता है। तो हमने विसरल पेन देख लिया, सोमैटिक पेन देख लिया। देन कम टू द न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन, अब विसरल पेन जो हो रहा था या सोमैटिक पेन हो रहा था वो एक तरह का नॉसिसेप्टिव पेन था, और उसके लिए पेरिफेरल नर्व जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वो सेंसेशन जा रहा था। अब न्यूरोपैथिक जो पेन है, यहाँ पे नर्व या ग्रुप ऑफ नर्व जो होती हैं वो खराब होती है। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन की वजह से नर्व डैमेज हुआ है या एक साथ बहुत सारी नर्व डैमेज हुई है तो वो न्यूरोपैथिक पेन है। तो न्यूरोपैथिक पेन किस तरह का हो सकता है? शूटिंग हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि जलन है, टिंकलिंग हो सकता है, या नमनेस, झुंझुनाहट रहना, ठीक है, या सुन्न जैसा पड़ जाना। इस तरह का अगर पेन है तो वो न्यूरोपैथिक पेन है। इसे नर्व पेन भी कहते हैं, और ये यूजुअली क्रोनिक होता है क्योंकि ये क्रोनिक ही डिजीज कंडीशंस में होता है। अब वो क्रोनिक डिजीज कंडीशन कौन सी हो सकती है? जैसे डायबिटीज,
अब डायबिटीज में भी अगर पुअरली कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा कि बॉडी की नर्व को भी डैमेज करेगा, और जैसे जैसे नर्व डैमेज होंगी तो पेरिफ्री, सबसे ज्यादा पेरिफ्री में हाथ या पैर में इस तरह का टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस होगा। अभी अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी पेशेंट जो पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है या एज्ड हो गया है, उसके हाथ और पैरों में बहुत सूजन सी रहती है और साथ में सुन्नपन सा रहता है या झुंझुनाहट सी बनी रहती है, तो वो एक तरह का न्यूरोपैथिक पेन है या नर्व पेन है। साथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, कैंसर, सीएमवी वायरस या एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब बॉडी से किसी वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से या इंजुरी की वजह से किसी पार्ट को निकाल देना, स्पेशली जैसे लेग इंजुरी हुआ या लेग की गैंग्रीन हो गई तो उस अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देना। तो एम्पुटेशन की वजह से भी जो पेन होता है दैट इज न्यूरोपैथिक पेन, और कभी कभी इसे हम फैंटम पेन भी कहते हैं। ठीक है, फैंटम पेन क्या होता है? क्योंकि पैर का अगला हिस्सा रहता नहीं है जहां से वो कट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है उसके आगे भी पैर है या पेन हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, जबकि वहां से नर्व्स को भी आगे रोक दिया जाता है और फिर भी वो दर्द का सेंसेशन होता रहता है। तो वो एक तरह का न्यूरोपैथिक पेन है। या गैंग्रीन की कंडीशन में भी एम्पुटेशन करते हैं तो वहां पे भी क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और वो डैमेज होती हैं तो ये पेन महसूस होता है। देन हम आते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक पेन की। तो अभी हमने देखा नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक पेन। नोसिसेप्टिव सुपरफिशियल नर्व्स के थ्रू हमें सेंसेशन हो रहा था, न्यूरोपैथिक जो होता है वो डीप नर्व के थ्रू हो रहा था, या जो ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं उनके डैमेज होने से हो रहा था। देन एक्यूट एंड क्रोनिक पेन की बात करते हैं। तो एक्यूट पेन नाम से ही पता चलता है एक्यूट इन नेचर है, मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। यूजुअली 7 दिन तक होता है, लेकिन कभी कभी ये 30 दिन तक भी होता है, तो भी हम इसे एक्यूट पेन कहते हैं। तो ये क्या है? एक्यूट पेन फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है या किसी भी स्टिमुलाई के नॉक्स या स्टिमुलाई की तरफ से एक एक्सपीरियंस जो हमें फील होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिक होता है, कोई ना कोई बीमारी इसके पीछे होती है, कोई ना कोई कंडीशन इसके पीछे होती है जिसकी वजह से ये पेन होता है। इसका ऑनसेट सडन होता है, सडनली ये स्टार्ट होता है और कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे हमने कहा कि 7 से 30 दिन तक अगर है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, तो वो एक्यूट पेन है। और इस तरह का पेन अगर किसी भी तरह का सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है, जैसे हमने अभी बात की थी कि एंकल इंजरी हुई है या कहीं पे कट लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्यूट पेन है। सो एक्यूट पेन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगा और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, और इसमें जो इंजरी होगी वो बहुत ही माइनर इंजरी होगी, और धीरे धीरे जैसे इंजरी या इंजर्ड टिश्यू हील होंगे और ये पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। क्रोनिक पेन की अगर हम बात करें तो ये परसिस्टेंट रहता है जब तक पूरी तरह से रिकवरी ना हो जाए, और कभी कभी ये कंटिन्यूअस रहता है, लाइक अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन। तो इनमें जो पेन होता है वो कंसिस्टेंटली कम से कम 3 महीने तक रहता है, ओवर 3 मंथ्स। तो इस तरह का जो पेन है दैट इज क्रोनिक पेन। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका। ठीक है, इसका कॉज भी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा कॉज है जो ठीक ना होने वाला कॉज है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं पेन की जिन्हें हम पैलिएटिव केयर में एड्रेस करते हैं। तो मेनली जो है हम इसे डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। डिजीज की वजह से हमें पेन होता है जो हम एड्रेस करते हैं पैलिएटिव केयर में। ठीक है, कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी मतलब डिजीज के अलावा भी और भी कंडीशंस प्रेजेंट है बॉडी में जिसकी वजह से पेन होता है। कोई भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसकी वजह से पेन होता है, या हमारी बॉडी की एबिलिटी ऐसी हो गई है कि वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट कर रही है बॉडी। ठीक है, जैसे अभी किसी ने बोला था कि किसी को बेड शोर हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी उसे पेन होता है, बेड शोर हो गया तो भी उसे पेन हो रहा था। ये बॉडी की एबिलिटी है, उसकी वजह से बॉडी की एबिलिटी रिड्यूस हुई है कि वो स्टूल को पास नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन हुआ और उसे उसके लिए उसे पेन हो रहा है।
तो ये बॉडी की एबिलिटी की वजह से हुआ। तो हम इसको देखेंगे एक एक करके। डिजीज मतलब नर्व डैमेज अगर हुआ है तो पेन हमें देखने को मिल सकता है। और नर्व डैमेज में हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से नर्व डैमेज हो सकती है। जैसे अभी डायबिटीज में हमने देखा, साथ में पैरालिसिस हो सकता है, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, ठीक है, एम्पुटेशन हो सकता है, गैंग्रीन बहुत कॉमनली देखा गया है, ठीक है, उसकी वजह से भी नर्व डैमेज होता है, ठीक है। नर्व कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके एबनॉर्मलिटी या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, या डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी इंजरी हुई है, ठीक है, तो नर्व कंप्रेस होता है तो पेन होता है। मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, टिश्यू इंजरी भी हो सकती है, हो सकता है कोई डैमेज हुआ हो या कोई किसी भी तरह का लॉस हुआ हो, इंजरी हुई हो, तो भी वो पेन हो सकता है। एंड लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा बहुत ही कॉमनली देखा गया है पैलेटिव केयर पेशेंट्स में। और इसमें मेनली होता क्या है कि लिम्फ हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, लेकिन कभी कभी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स हैं, ये डैमेज हो जाते हैं और उनकी वजह से लिम्फ जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, लिम्फ कलेक्ट होने लगता है। तो जिस भी एरिया में लिम्फ कलेक्ट होता है उस एरिया में पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो पेन होता है वो भी एक कॉज है पैलिएटिव केयर में पेन। तो हमने देखा कि ये कंडीशंस की वजह से पेन होता है, डिजीज कंडीशन की वजह से पेन होता है, ये भी एक कॉज है। देन कोमॉर्बिडिटी क्या हो सकती है, किसी को कोई बीमारी है उसके साथ में अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, या एम्पुटेशन किया गया है, या क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसकी वजह से पेन होना। तो बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट किसी एक बीमारी से सफर कर रहा है, उसमें दूसरी और कोमॉर्बिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ऐसे कोई पेशेंट जो किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, उसमें डायबिटीज या डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उनमें किडनी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो उनका आई का इशू, आई की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, उनका गैंग्रीन होने के या डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोमॉर्बिडिटी है, जब हमारी बॉडी में पर्टिकुलर जो हमारा एक तंत्रिका तंत्र है या जो हमारा सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, इम्यून सिस्टम, तो कहीं ना कहीं बाकी और बीमारियां जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी कोमॉर्बिडिटी भी एक कॉज है पेन का। ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी हुई है तो ये तो बहुत ही कॉमन है, जब भी कभी सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा कि जब पेशेंट ओटी से लौटता है तो वो तो पेन का उसे इंजेक्शन दिया रहता है। इसके साथ ही कोई माइनर सर्जरी हुई है, कुछ भी हुई है, तो उसे पेन का इंजेक्शन दिया जाता है, पेन की टैबलेट्स दी जाती है ना। तो कोई भी सर्जरी हुई है, तो यहाँ तक कि ड्रेसिंग भी अगर हम करते हैं तो भी हमें कभी कभी पेन की मेडिसिन देना पड़ता है, क्योंकि ड्रेसिंग में हमें बहुत सारी टिश्यूज को निकालना पड़ता है, इसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। कीमोथेरेपी, अगर आपने कभी अपने पेशेंट से पूछा होगा कि आपका कीमो कब है, तो वो कीमो के नाम सुन के ही दर्द महसूस करने लगता है, उसके चेहरे पे रिंकल्स आ जाती, छुर्रियां सी आ जाती है, वो दर्द को चेहरे पे दिखा देता है कि हाँ, कीमो की वजह से मुझे शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई। रेडिएशन में भी पेन होता है, रेडिएशन की वजह से पेन भी होता है, साथ में कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जैसे किसी का हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, या बॉडी से किसी भी तरह का हम सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी पेशेंट को बहुत ही पेन होता है। तो ये भी हम पेन पैलिएटिव केयर पेशेंट्स या पैलिएटिव केयर में एड्रेस करते हैं। साथ में बॉडी एबिलिटी की वजह से, अब हमारी बॉडी की एबिलिटी नहीं है कि हमारी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके खुद से, या फिर सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके। तो होता क्या है कि अगर एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक पेशेंट लेटा रहता है तो उससे प्रेशर अल्सर हो जाता है, ठीक है। उन प्रेशर अल्सर को हम क्या करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। यूजुअली तो हम असेस करके ट्रीट करते हैं, बट क्योंकि प्रेशर अल्सर हो चुका है तो टिश्यू डैमेज हुआ है, तो टिश्यू डैमेज होगा तो पेन होगा, ये हमने पहले अभी पढ़ा है। कॉन्स्टिपेशन,
अब पेशेंट का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि उसने खाना खाया तो उसमें मोशन होने चाहिए, बट क्योंकि पेशेंट का डाइजेस्टिव जो वो है वो कम हो गया है, कहीं ना कहीं वीक हो गया है, इस वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा एंड अल्टीमेटली वो भी स्टूल पास करने में एबल नहीं होगा, तो भी पेन होगा। ब्लैडर स्पाज्म होगा, किस वजह से हो सकता है कोई भी रुकावट आ रही हो यूरिन पास करने में, कोई स्टोन बन गया हो रास्ते में, या फिर कोई इंजरी हुई हो ब्लैडर की, या हो सकता है कि प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो, तो भी ब्लैडर स्पाज्म हो सकता है और एक तरह का पेन हो सकता है। बॉडी स्टिफनेस ओल्ड एज में ये बहुत ही कॉमन देखा गया है। जो ओल्ड एज या बुढ़ापे में होते हैं जो लोग, उनमें ये बॉडी स्टिफनेस बहुत देखा गया, बॉडी जो होती है वो पूरी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी उनको पेन होता है। तो ये जो डिफरेंट कॉज हैं डिजीज की वजह से, कोमॉर्बिडिटी की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से एंड बॉडी एबिलिटी की वजह से, ये सारे कॉज हम पैलेटिव केयर में एड्रेस करते हैं और इन्हीं कॉज को हम असेस करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान ऑफ केयर करते हैं कि हम किस तरह से पेशेंट को जो है पेन को कम करेंगे, या कौन सी हम थेरेपी पेशेंट को देंगे, या कौन सा मेडिसिन देंगे। इसके अलावा और कोई बता सकता है कि पेन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, दर्द के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप लोगों ने और कोई पेन महसूस किया है कभी पेशेंट का? आप लोग बता सकते हैं। आप लोग टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। इसके अलावा कभी आपने पेन महसूस किया हो? लेबर पेन इज नॉट अ पैलेटिव पेन एड्रेस इन पैलेटिव केयर। लेबर पेन तो नॉर्मल पेन है, ठीक है, और ये कंडीशन भी पैलेटिव केयर की कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। और कोई पेन? ऐसा लग रहा है सभी को नींद आ रही है। बर्न की वजह से भी पेन हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये लंच के बाद का टाइम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा सा पानी वगैरह, पानी चाय कॉफी लेते रहें। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन डिजीज की वजह से हो सकता है, कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो सकता है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन की, या कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है, जैसे हमने कीमो का डिस्कस किया था, ठीक है। और अरे कोई इमोशनल पेन भी तो हो सकता है, ठीक है। अभी हमने इमोशनल पेन की इतनी बात करी, स्पिरिचुअल पेन की इतनी बात करी, वो भी तो हो सकता है पेन। सोशल पेन हो सकता है कि फाइनेंशियल बर्डन है, घर में जो है, बर्न बर्न की वजह से अगर पेन हो रहा है, बट वो बर्न जो है वो सुपरफिशियल बर्न, क्योंकि पैलेटिव केयर में हम सुपरफिशियल बर्न को नहीं डील करते हैं। पैलेटिव केयर में ऐसी ऐसी कंडीशन को हम डील करते हैं जो खत्म ना होने वाली हो, ठीक है। तो अगर बर्न डीप बर्न हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हिस्सा जल गया है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, पैलेटिव केयर में हम उसे एड्रेस कर रहे हैं, तो उसको जो पेन होगा वो एक तरह का जो है वो पेन होगा, ठीक है। बर्न मतलब अब सुपरफिशियल बर्न भी हो सकता है, डीप बर्न भी हो सकता है, ठीक है। इमोशनल पेन, राइट, इमोशनल पेन हो सकता है, ठीक है। देन बैरियर्स टू पेन मैनेजमेंट, ठीक है। आप लोगों ने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेन मैनेज किया है अभी तक, या पेन असिस्ट किया है? आप लोग जस्ट कमेंट करें या यस और नो बोल सकते हैं कि जितने लोगों ने एड्रेस किया है पेन। क्योंकि अगर आपने पेन कभी मैनेज किया होगा तो आपको बैरियर समझ में आए होंगे, कुछ रुकावटें समझ में आई होंगी कि हम पेन चाह के भी मैनेज नहीं कर पा रहे, पेशेंट हमारा करा रहा है, दर्द के मारे रो रहा है, लेकिन चाह के भी हम एक मेडिसिन नहीं दे सकते। नहीं किया कभी एड्रेस?
पेन मैनेज नहीं किया कभी आप लोगों ने? आप लोगों ने पेन मैनेज किया और एड्रेस किया, बताने का है, चैट बॉक्स में आके मैसेज डालने का है, नहीं तो अनम्यूट करके। सब सो गया क्या? दोपहर खाना खा के सो गया होगा। नहीं सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है मुझे। ओके, ठीक है। आप लोग को बैरियर कुछ फेस हुआ है, आपने पेन एड्रेस किया है, तो आपको क्या लगा कि आप किस वजह से मरीज को पेन रिलीव नहीं कर पाए? पेन उससे बहुत हो रहा था, पेशेंट रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आपने ठीक नहीं कर पाया पेन को। क्या रीजन आपको लगा? दवाई नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, या फिर आपको पता नहीं था कि कौन सी दवाई देनी है, या आपने पता नहीं किया था कि किस तरह का पेन है, या आपने मरीज से बात नहीं करी थी? क्या महसूस हुआ था आपको? क्योंकि क्रॉस लेवल पे अगर आप बात करें तो यही सारी प्रॉब्लम जो है हेल्थ केयर वर्कर फेस करते हैं। डॉक्टर्स नहीं रहते, या मेडिसिन नहीं रहती कभी, या कभी हमें नॉलेज नहीं रहता है कि पेन किस तरह से असेस करते हैं, या हमें नॉलेज ये नहीं रहता कि पेन हमें असेस करके किसको बताना है, या कभी कोई पेशेंट हमसे पेन के बारे में बता नहीं रहा है क्योंकि हमने पेशेंट से अच्छा एक रिलेशन नहीं मेंटेन किया है। ठीक है, तो बहुत सारे बैरियर हैं, बहुत कॉमन बैरियर हैं, जिन्हें हम जस्ट एक बार रिव्यू करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या बैरियर होंगे, पेशेंट को क्या बैरियर होंगे, एंड हेल्थ केयर सिस्टम में क्या बैरियर है। तो तीनों बैरियर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के बैरियर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या आप लोग भी ऐसे ही बैरियर फेस कर रहे हैं। तो पहला है इनएडिक्वेट असेसमेंट ऑफ पेन। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेटली असेस नहीं कर रहे हैं। और असेस क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि हमें और आपको पता नहीं हो कि पेन असेस कैसे करना है। ठीक है, हमने सिर्फ पेशेंट से पूछ लिया आपको दर्द है, पेशेंट ने कहा हाँ दर्द है, कितना दर्द है, कहाँ पे दर्द है, किस तरह का दर्द है, कब से दर्द है, वो पूछा ही नहीं। तो ये प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेन असेसमेंट की जो स्किल्स हैं वो हमारी कहीं ना कहीं कमजोर है, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमें इसकी स्किल सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओपियोइड्स यूज करने के लिए हम बचते रहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक डर है कि हम ओपियोइड्स यूज नहीं करेंगे। ओपियोइड्स इजीली यूज हम नहीं कर सकते, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल हमें समझना पड़ेगा, उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी इस तरह का ओपियोइड्स हम यूज कर सकते हैं। और वो भी तब जब डॉक्टर उसे लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, हम सिर्फ उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे पहली बात मैंने कही थी कि हम पेशेंट से क्या पूछते हैं, आपको दर्द हो रहा है, पेशेंट कहेगा हाँ दर्द हो रहा है, इसके बाद हम पूछते ही नहीं। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है पेशेंट से वो प्रॉपर नहीं। हमने पेशेंट से ये नहीं पूछा आपको कितने दिन से दर्द हो रहा है, तो हमने ये भी नहीं देखा कि एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है। हमने ये भी नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि न्यूरोपैथिक पेन है कि नॉसिसेप्टिव पेन है। हमने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि सोमैटिक पेन है या विसरल पेन है। तो जब हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की तो ये एक तरह का बैरियर हो गया, और ये बैरियर हुआ तो हम पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं कर पाएंगे, और पेन रिलीफ नहीं किया तो पैलिएटिव केयर का हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हेल्थ केयर वर्कर्स को बैरियर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ ही मेंशन किए हैं। पेशेंट को क्या बैरियर है? अब जैसे आप जो है चीजों को वो कर रहे थे कि ठीक है कौन ये ओपियोइड्स यूज करे, कौन डॉक्टर से जाके बताए कि हाँ उसको दर्द हो रहा है तो आप दवाई दे दो। ऐसे पेशेंट भी आपके बिहेवियर की वजह से वो भी सोचा चलो छोड़ो, कौन इनको बताए कि मुझे दर्द हो रहा है, सह लो। ठीक है, अगर दवाई दे भी दी आपने आपने सही तरीके से उसे बताया नहीं, या हम लोगों ने उसे नहीं समझाया, तो भी वो दवाई रख तो लेता लेकिन खाता नहीं है। तो वो भी एक तरह का बैरियर है कि पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के बीच प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो मैसेज एक दूसरे को देना चाहिए, जो चीजें जो क्वेश्चंस है उनको उनका आंसर देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। जैसे कभी कभी पेशेंट पूछता है कि ये कौन से दर्द की दवा है, मुझे तो सिर में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, इसे कब खाना है, इसे खाली पेट खाना है या कुछ खाने के बाद, इसे एक बार खाना है या 2 बार खाना है। ठीक है,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट्स के, अगर हमने उसे एड्रेस नहीं किया तो पेशेंट क्या सोचता है, ऐसा लगता है कि सिस्टर को भी नहीं पता है, मैं नहीं खाऊंगी, डॉक्टर आएंगे उनसे पूछे खाऊंगी, पता चला कि मुझे खुद ही नुकसान करते। ठीक है, तो हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक, अब पेशेंट कभी कभी पूछता भी नहीं है, तो ये भी एक रीजन है, बहुत कॉमन रीजन है। बहुत सारी दवाइयां अगर आप पेशेंट के पास देखेंगे, अगर आप उन्हें बताएं नहीं अच्छे से, तो दवाइयां रखी रह जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हेल्थ केयर सिस्टम में। तो लिमिटेड स्टाफ, ये एक रीजन हो सकता है कि जिस भी एरिया में हम काम कर रहे हैं वहां पे जो यूजुअली जो नर्स और पेशेंट रेशियो है या डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो उतना ना हो, बहुत ही कम हो। यूजुअली वार्ड में 1:6 होना चाहिए, आईसीयू में 1:1 होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा रियल में है? अगर है तो मुझे लगता है पेन एड्रेस होता होगा, बट अगर नहीं है, एक ही हेल्थ केयर वर्कर को अगर 15 पेशेंट देखने या 20 पेशेंट देखने हैं, तो भी कहीं ना कहीं एक तरह का बैरियर है। उसे पेन असेस करने में सबके, और मैनेज करने में और प्लान करने में बहुत टाइम लगेगा, और वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पेन एड्रेस ना हो पाता हो। साथ में प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है मेडिकेशंस की, पेन मेडिकेशंस की। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिकेशंस यूज होती हैं, जो ओपियोइड्स मेनली यूज होते हैं, उनका स्टोरेज के लिए या उनके डिस्पेंसिंग के लिए या उनकी सप्लाई के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। सो हमें उस प्रोटोकॉल पे पूरी तरह से स्टे करना है, अडहेयर्ड रहना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है। अगर हमने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि हमारी सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट या रोक दी जाए। ठीक है, तो हमें स्ट्रिक्टली उस रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो ये कुछ बैरियर हैं पेन मैनेजमेंट के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैरियर्स हैं तो हम पेन मैनेज नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं बैरियर। अब आप में से कोई बता सकता है क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? Sir, hello sir. Sir, you are not audible. Okay, maybe due to some internet problem. I think Okay, it would be I'm better just- to turn off your camera. Yeah. Please continue. तो आप लोगों ने बैरियर्स देख लिए एंड सबने आइडेंटिफाई भी कर लिए हों कि आपके एरिया में कौन से बैरियर्स हैं। तो डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ, क्या हम चेंज करें तो हम पेन इजीली मैनेज कर सकते हैं? आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं एंड आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कोई आपको पनिशमेंट नहीं है अगर आप गलत भी बोल देते हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट आप कोशिश करिए, क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं। सर प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, पेन असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, प्रॉपर और पेन सर असेसमेंट होना चाहिए। हाँ, स्टाफ Yes. जो एटीट्यूड होना चाहिए पेशेंट के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, जी, और हमेशा पेशेंट की केयर बहुत ही ऑनेस्टी से करनी चाहिए। जी, अटैचमेंट होना चाहिए ठीक है। उनका। और स्टाफ बिल्कुल। लिमिटेशन जो इन- है वो लिमिटेड स्टाफ जो है शॉर्टेज वो फुलफिल होना चाहिए। एग्जैक्टली, गुड, थैंक यू। इसके अलावा और कोई भी एड्रेस कर सकता है? थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए। जो प्रॉब्लम है उन्हीं के सॉल्यूशंस हमें देने हैं। और क्या कर सकते हैं? पेशेंट को सबसे पहले समझाने से पहले उनकी बात समझना जरूरी है, फिर हम उनको समझा सकते हैं कि कैसे वो अपनी मेडिसिन टाइम से खा यस, सकते हैं। यस, यस, यू आर राइट। सबसे पहले लिसनिंग आना चाहिए, सुनना। हम सुनते नहीं है, हम बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप पेशेंट को नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप कम बोल रहे हैं, वहां पे पेशेंट कम बोलता है। मतलब पेशेंट बोलना चाहता है लेकिन आप सुनते नहीं है, बोलते नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सुनो बस, हम जो दवाई दे रहे हैं वो खा लो बस, बाकी मत पूछो कुछ, है ना। तो लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट लिसनिंग, हमें उसे बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है,
सर और वन क्वेश्चन। सर कभी कभी हम पेशेंट और को बहुत अच्छे से समझाते भी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कभी कभी, फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब आप समझा रहे थे तो पेशेंट क्यों नहीं समझ पाया? आपने महसूस किया क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, आपने पेशेंट से अच्छे से पेशेंट के बारे में पूछा नहीं। यूजुअली क्या होता है, तो मैंने फील किया, जब आप पहली बार पेशेंट से मिलते हैं तो पेशेंट पहली बार में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो हमें एक रैपोर्ट बनाना पड़ता है, एक एम्पैथी रखनी पड़ती है, मतलब पेशेंट के दर्द को खुद महसूस करना पड़ता है, तब पेशेंट आपकी सारी बात बताएगा, तब आपकी सारी बात मानेगा। और जहां तक मेरे करियर की बात है, लास्ट 10 ईयर में मैंने जितने पेशेंट्स को देखा है या जिनको मैंने पूछा है या जिनसे मैंने सुना है, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम अच्छे से नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारा जो वो टेक्निक है वो सही नहीं है, हम उतने एम्पैथेटिक नहीं है, हम पेशेंट के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रहे हैं, या तो पेशेंट जो है किसी और वजह से, या पेशेंट को कुछ इशू है, प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा, पेशेंट कहता है कि हम वो बड़ी वाली सिस्टर से ही इंजेक्शन लगवाएंगे या उन्हीं को बताएंगे बस। ऐसा हुआ है? यस सर। क्यों ऐसा होता है? शायद उनको विश्वास नहीं है, भरोसा क्योंकि नहीं वो होता बड़ी है। वाली जो सिस्टर है ना, वो बहुत अच्छे से जाके उनको सुनती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछती हैं, उनके बच्चे के बारे में पूछती हैं, उनके खाने के बारे में पूछती हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा इम्पैथेटिक वे में केयर करती है, ठीक है। जो हमारा प्रोटोकॉल है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में उनसे हम कुछ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड कर रहे हैं। तो जब आप उन्हें एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे, कि ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारे ही कोई बहुत क्लोज है, तो डेफिनेटली पेशेंट आपसे सारी बातें बता देगा, ठीक है। और जो आप मेडिकेशन देंगे ना, मेडिकेशन से ज्यादा आपकी बात का असर होगा, ठीक है, उससे वो ठीक होने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, और लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हमें क्या करना है, पेशेंट को बहुत अच्छे से सुनना है, सुनना ज्यादा है, समझाना कम है। हम लोग उल्टा करते हैं, सुनते कम है, समझाते ज्यादा है, ठीक है। पूछते भी नहीं है कि समझ में आया कि नहीं, फॉलोअप तो करते ही नहीं। दवाई दिया, दवाई चुपचाप खा लो, पड़े रहो, है ना। यहाँ तक कि डांट भी देते हैं, अब जिसको हम डांट देंगे वो हमसे बात कैसे कर सकता है अच्छे से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमें पेशेंट को सुनना है। हो सकता है पेशेंट किसी बात को लेके परेशान हो, रात में उसे नींद नहीं आई हो, ठीक है, हमें भी हो सकता है, या किसी किसी और बात का गुस्सा हो, या किसी और बात से परेशान हो, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो हमें एड्रेस करना है। तो चलो अभी हम बैरियर कर लेते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। सो जैसे अभी आप लोग सीख रहे हैं कि हमें कैसे एड्रेस करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम धीरे धीरे अपने जो हमारी स्किल है, जो हम फॉलो कर रहे थे अभी तक, उसमें बदलाव करेंगे, वो चेंज करेंगे। किसको नींद आ रही है? हेलो, यस, यस में सारे, ये देखो सब सो रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है हमें, हमें सीखना है। हमने जो 10 साल या 5 साल पहले चीजें पढ़ी थी ना, वो हमारे दिमाग से निकल चुकी हैं या कभी कभी भूल गई हैं। तो हमें क्या करना है कि पढ़ना है, लोगों को और लोगों को भी शेयर करना है, हमारे जो साथ काम कर रहे हैं ना, उनको भी बताना है। ज्यादातर मैंने फील किया था कि जो गवर्नमेंट में जो नर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, वो कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर नर्सेस स्पेशली नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके पास फैमिली भी है, फैमिली को छोड़ के वो ट्रेनिंग करने नहीं जा सकते। बहुत सारे रीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें सीखना नहीं है, उन्हें सीखना है। जो जूनियर नर्सेस सीख के आ रहे हैं ना, वो उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता हमने ले लिया हमें किसी को देना नहीं, हमने ले लिया हमें भी दूसरों को देना है, ठीक है। हम 2 लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, बाकी जो 10 लोग हमारे इंस्टीट्यूट में, हमें उनको ट्रेन करना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, अब पेन मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या होगा, पेन को किस तरह से हमें असेस करना है, किसको हमें रिपोर्ट करना है, कौन दवाई लिखेगा
कौन दवाई देगा और कौन फिर से दवाई देने के बाद पेन असेस करेगा, क्योंकि दवाई हमने दी, पेन कम हुआ कि नहीं ये भी तो हमें देखना है। तो वो पूरा प्रोटोकॉल हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए हमको भी, पेशेंट को भी, और एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में? प्रोटोकॉल के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाना है, एक रिलेशन बनाना है पेशेंट से। ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर पेशेंट को चिल्ला देते हैं जब भी कभी हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक है, तो वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, है ना, कभी कभी ये बहुत फाइट हो जाता है। तो हमें इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, पेशेंट हेल्थ केयर रेशियो मेंटेन करना है, जो हमारे हाथ में तो नहीं है बट डेफिनेटली पब्लिक जो हमारी पॉलिसीज हैं उनमें चेंज करना है। बट पॉलिसीज में भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो अगर हम एडमिन लेवल पे हैं या फिर हम अपनी बात को रख सकते हैं या हम किसी को लिख सकते हैं, तो हम अपने यहाँ की जो इश्यूज हैं, जो हमारा स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसे हम एड्रेस करें और उसके कुछ अल्टरनेटिव लेकर आए। इसके साथ ही इन्वेंट्री कंट्रोल रखें। अभी ये इन्वेंट्री कंट्रोल थोड़ा सा नया है, बट नया नहीं है, यहाँ पे नया है। जो हमारे पास दवाइयाँ होती है ना, तो कितनी दवाइयाँ हमारे पास हैं उसका पूरा हिसाब रखना, कितनी दवाइयाँ बचने पे हमें फिर से ऑर्डर करना है, कितनी दवाइयाँ हमें स्टॉक में हमेशा रखनी है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। यूजुअली हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स फॉलो करने चाहिए, बट हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दवाइयाँ खत्म होने के बाद हम इंडेंट डालते हैं, इंडेंट डाला तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद दवाइयाँ मिली, तो वो 10 दिन का जो पीरियड होता है ना, उसमें पेशेंट को दवाई नहीं मिल पाती। तो ये भी बैरियर को दूर करने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है। अब असेसमेंट कैसे करें पेन का? सो यूजुअली हम पेशेंट से क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है, क्योंकि पेन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो पूछते हैं। अगर पेशेंट बता नहीं पाता है तो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो दो तरह से करते हैं, एक तो सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो एक कुछ कुछ न्यूमोनिक्स हैं, PQRST न्यूमोनिक्स, कुछ वर्ड को लेके हमने कुछ क्वेश्चंस वो किए हैं कि हम किस तरह से पेशेंट से पूछ सकते हैं उसके किस तरह का पेन है, कहाँ पे हो रहा है, कब से हो रहा है। तो ये सारी पी किस चीज के लिए है? प्रोवोकिंग। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज है जो दर्द करवा रही है, ठीक है, उसको बढ़ा रही है? कौन सी ऐसी चीज है वो दर्द को कम कर रही है? ठीक है, दर्द कब ज्यादा होता है? कौन सी दवाइयां जो है वो आपने खाई थी, कब से दवाइयां खाई थी? क्या दवाई लेने के बाद आपको आराम हुआ है या कोई साइड इफेक्ट महसूस हुए हैं? ठीक है, आपने इसके अलावा कोई और चीज ली है दर्द को कम करने के लिए, और अगर ली है तो उसको उससे दर्द का क्या आराम था? जैसे हाथ में दर्द हो रहा है तो कुछ लोग स्प्रे यूज कर लिया, किसी ने थोड़ा सा सिकाई कर दी, ठीक है, हॉट बैग से कर दिया या कोल्ड बैग से कर दिया। तो वो सारी चीजें हमें पूछना है। हो सकता है पेशेंट को पहले पेन रहा हो, पेशेंट ने कोई थेरेपी ली थी, अभी पेशेंट को पेन फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें पेशेंट से पूछना है कि कौन से ऐसे प्रोवोकिंग फैक्टर थे जो दर्द को बढ़ा रहे थे और उनको कम करने के लिए आपने क्या किया। तो अगर दर्द हो रहा था और अभी कम हो रहा है, मतलब पेशेंट ने हो सकता है कुछ मेडिसिन ली, ठीक है, तो वो अफेक्ट कर सकता है हमारा जो असेसमेंट है उसको, अगर हमने नहीं पूछा तो। फिर क्वालिटी, किस तरह का पेन है, जैसे जलने वाला पेन है, बहुत ज्यादा चुभने वाला पेन है, या खींचने वाला पेन है, तो अलग अलग तरह का पेन हो सकता है। उससे आपको ये अंदाजा लगाना है कि कहाँ का पेन है। ठीक है, विसरल है कि नॉसिसेप्टिव पेन है, ये पेशेंट नहीं बता पाएगा, ये आपको असेस करना है। फिर किस रीजन पे हो रहा है, रेडिएट तो नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह फैल तो नहीं रहा है। अब फैलने वाला पेन ज्यादातर किस में होता है? सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज में बहुत कॉमन देखा गया है। पेशेंट का जो पेन है, अगर उसे चेस्ट हार्ट की पेन होगा जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं, तो वो लेफ्ट साइड में रेडिएट होगा। ठीक है, बैक ऑफ साइड जो होता है स्कैपुला के आसपास भी वो महसूस होगा। तो इस तरह का अगर पेन है तो हम ये पूछेंगे कि आपका पेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता तो नहीं है, रेडिएट तो नहीं होता है। फिर सीवियरिटी कैसी है, आपको कम हो रहा है दर्द या बहुत तेज हो रहा है,
या पेन जो है आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है, आप पेन के साथ नॉर्मल काम कर पा रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। फिर कब पेन स्टार्ट हुआ था, क्या पेन लंबे समय से बना हुआ है या रुक रुक के हो रहा है, ठीक है, किस तरह का होता है और कितने समय तक के लिए होता है। कभी कभी 12 या 24 घंटे से लगातार पेन हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो सुबह ज्यादा होता है, शाम को कम होता है, या जब हम लेट जाते हैं तो कम हो जाता है। तो वो सारे फैक्टर्स हमें पूछने हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखने के या सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या हम लोग रियली ये सब पूछते हैं पेशेंट से। हो सकता है एक दो छोड़ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। जब ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, इनके आंसर्स होंगे, तब हम प्रॉपरली पेन को असेस कर पाएंगे, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह का पेन है। देन हम उसके अकॉर्डिंग पेन स्केल यूज करेंगे और हम उसका सीवियरिटी पता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। देन एक और असेसमेंट न्यूमोनिक्स है, सोक्रेट्स में हम सारे वर्ड्स को लेके हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछते हैं। एस फॉर साइट, जैसा कि पहले भी हमने पूछा किस जगह पे हो रहा है पेन, तो यहाँ पे हम पेन का साइट पूछ सकते हैं। जैसे वो बोलेगा कि हमें पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हमारा ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो पेन है वो पर्टिकुलर लेग में हो रहा है। तो किस तरह का पेन हो सकता है, लेग में अगर कोई इंजुरी होगी, सुपरफिशियल इंजुरी होगी तो नोसिसेप्टिव पेन हो सकता है। अगर उसे कोई कोमॉर्बिडिटी होगी तो वो किसी तरह का न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली हम एस से साइड का पता लगाते हैं। ओ से ऑनसेट कब शुरू होता है, किस तरह से शुरू होता है, धीरे धीरे शुरू होता है या अचानक से शुरू होता है, ठीक है। जैसे जो स्टोन का पेन होता है, किडनी स्टोन वगैरह जैसे होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी फील किया होगा, अपने पेशेंट से पूछा, वो बोलेगा अचानक से ऐसा लगा किसी ने चाकू मार दिया मुझे, अचानक से ऐसा लगा किसी ने गोली मार दी, गोली वाला पेन है ना। तो ऐसा पेन है ना, उसका इंटेंसिटी क्या है वो हम पूछेंगे, ठीक है। फिर कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में जैसे हमने बात किया कि चुभने वाला पेन है या खींचने वाला पेन है या मरोड़ने वाला पेन है, ठीक है। इसके साथ रेडिएट होने वाला पेन है पूछेंगे। ए एसोसिएशन का मतलब ये है कि उस पेन के साथ और भी कोई सिम्टम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेन तो एक सिम्टम है, हो सकता है वो किसी बीमारी की वजह से हो, तो पेन के साथ और भी कोई एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है। जैसे हमने कहा था लिम्फेडिमा में भी पेन होगा। अब लिम्फेडिमा मतलब होता है कि लिम्फ जो है वो बॉडी में कलेक्ट हो गया है, तो स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि आपको और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सिर्फ पेन हो रहा है, और महसूस भी करेंगे, हम ऑब्जर्व भी करेंगे। फिर टाइम, टी से टाइम, कब से हो रहा है, किस तरह का पैटर्न है, आज आ रहा है या लंबे समय तक बना हुआ है, ठीक है। फिर ई फॉर एक्सरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर हम कोई एक्टिविटी करने लगते हैं तो क्या पेन बढ़ जाता है, या फिर हम रेस्ट करते हैं तो क्या कम हो जाता है, तो हम वो फैक्टर पूछेंगे। फिर सीवियरिटी क्या है, बैड है, बहुत ही गंदा पेन है, या थोड़ा सा कम है, सहने वाला पेन है। तो ये सीवियरिटी जो है आगे हम असेस करते हैं किससे, क्या यूज करते हैं, डिफरेंट पेन स्केल या टूल यूज करते हैं, जिन्हें हम पेन स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये टूल जो है वो एडल्ट एंड पीडियाट्रिक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने ये पेन स्केल के बारे में सुना होगा। तो एडल्ट के लिए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, एडल्ट नॉन वर्बल पेन स्केल। तो न्यूमेरिकल एंड विजुअल तो उनके लिए जो वर्बली बता सकते हैं, लेकिन जो बता नहीं सकते, आपके पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आप उनकी एक्टिविटी को देख के पेन असेस कर लो, तो वो है नॉन वर्बल पेन स्केल। पीडियाट्रिक की बात करें तो वॉन्ग बेकर फेस स्केल एंड फ्लैट स्केल। तो ये 5 तरह के स्केल हैं, और भी हैं लेकिन मैंने सिर्फ इन्हीं को मेंशन किया है। अब न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में नंबर है। हमने पेशेंट से पूछा आपको कितना दर्द हो रहा है, तो उसने कहा मुझे 5 दर्द हो रहा है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर मतलब हम ये कहेंगे कि ये मॉडरेट टाइप का पेन है, ठीक है। सीवियरिटी क्या है, मॉडरेट है। अगर वो कहता मेरा 7 है,
7 नंबर पेन हो रहा है तो सीवियरिटी हो जाती है, बहुत ही सीवियर पेन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से विजुअल एनालॉग में हम क्या करते हैं, 2 लाइन रहती हैं, एक एंड जो होता है वो कोई भी पेन ना होना, और दूसरा जो एंड होता है, दूसरा जो छोर रहता है वहां बहुत ही ज्यादा पेन होना। अब ये हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक लाइन खींचिए जहां पे आपको पेन हो रहा है। ठीक है, आधा जो होगा बीच वाला हिस्सा होगा, उससे अगर इधर करेंगे तो पेन आपका कम होगा, और उससे आगे करेंगे तो पेन आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो लाइन खींचेगा, उससे हम पता लगाएंगे कि हाँ ये किस तरह का पेन है। अगर वो वेरी सीवियर पेन की तरफ करता है, एकदम पास में करता है, तो ये बहुत तेज पेन होगा, और नो पेन की तरफ करता है तो पेन कहीं ना कहीं इसकी सीवियरिटी कम होगी। फिर है हमारा नॉन वर्बल पेन स्केल। अब उसकी फेस की एक्टिविटी और उसकी बॉडी की एक्टिविटी, ठीक है, इसके अलावा उसके पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, उसके वाइटल साइन और उसके रिस्पिरेशन से हम पता करेंगे कि पेशेंट जो है पेन में है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेनली जो है एंड स्टेज ऑफ लाइफ वाले पेशेंट्स के लिए है, और कभी कभी ऐसे पेशेंट जो आईसीयूज वगैरह में है, क्रिटिकली इल है, बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही कॉमन चीजें हैं, फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है और स्माइल नहीं है, ठीक है, तो हम 0 दे देंगे। बट अगर टीयरिंग है, फ्रॉनिंग है, उसके शरीर में थोड़ा सा चेहरे पे झुर्रियां सी आ रही हैं, या फिर चेहरा जो है वो सिकोड़ रहा है, या उसके फोrehead में रिंकल आ रहे हैं, तो हम 1 मार्क देंगे। अगर बहुत ज्यादा रिंकल आ रहा है तो हम 2 मार्क्स देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बता नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कभी उसे पिंच करो, ठीक है, या फिर वो अगर पेन में रहता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप पहचान सको कि पेशेंट जो है पेन में है। एक्टिविटी मूवमेंट में तो नॉर्मली एक्टिव रहेगा, नॉर्मल मूवमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अटेंशन सीकिंग, मतलब आपका अटेंशन, ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करेगा, तो किसी चीज पे बार बार हाथ जैसे झटकना, हाथ फेंकना या पैर फेंकना बार बार। ठीक है, अगर और तेजी से करना तो फिर हम उसे 2 मार्क्स देंगे, अगर धीरे धीरे करना तो उसे 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की भी एक्टिविटी कर रहा है, बार बार हाथ या पैर को झटक रहा है या फिर दूर कर रहा है, आप सही कर रहे हैं वो फिर से बाहर कर दे रहा है, तो वो भी एक पेन का साइन है। गार्डिंग, इसमें क्या होता है कि बॉडी को बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर गार्ड कर लेना, जैसे लोग हाथ मोड़ लेते हैं या पैर मोड़ लेना, या एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर कर लेना। ठीक है, या मुट्ठी बांध लेना बहुत तेज। तो अगर नॉर्मली वो मुट्ठी बांध रहा है या नॉर्मली बॉडी को स्टिफ कर रहा है तो 1 मार्क्स हम देते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा स्टिफ कर रहा है तो फिर हम उसे 2 मार्क्स देते हैं। तो ये भी एक पेन का साइन है कि दर्द की वजह से वो बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ कर रहा है। ठीक है, देन फिजियोलॉजी या वाइटल साइन की बात करें तो नॉर्मली स्टेबल होता है तो 0 मार्क्स देते हैं। अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है, बढ़ता है, और हार्ट रेट 20 पर मिनट से ज्यादा बढ़ती है, तो हम 1 मार्क्स देंगे। यही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 30 mm Hg से या हार्ट रेट 25 पर मिनट से ज्यादा बढ़ती है तो हम 2 मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे हम जो मॉनिटर्स है या जिससे भी हम मॉनिटर कर रहे थे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रेस्पिरेटरी का भी है। नॉर्मली जो है अगर पेशेंट नॉर्मल रूम पे है या फिर वेंटिलेटर में है तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर उसका रेस्पिरेशन 10 बढ़ता है या SpO2 5% कम होता है तो हम उसे 1 मार्क्स देंगे। अगर रेस्पिरेशन मोर देन 20 बढ़ता है बेस लाइन से और SpO2 10% कम होता है तो फिर हम उसे 2 मार्क्स देंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और मेनली ये क्रिटिकली पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, देन पीडियाट्रिक असेसमेंट टूल, वॉन्ग विकर फेस पेन रेटिंग स्केल। इसमें फेस के चिन्ह बने होते हैं, और आजकल ये सिंबल बहुत कॉमनली यूज होते हैं। हम लोग यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैटिंग के लिए भी ये सिंबल्स यूज करते हैं। अगर हैप्पी वाला सिंबल है मतलब पेन नहीं है, सैड वाला है तो पेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में हम हर एक सिंबल को 2 मार्क्स देते हैं। तो अगर हैप्पी स्माइली है तो 0, नो हर्ट। अगर थोड़ा सा हर्ट हुआ है तो 2, फिर थोड़ा सा और ज्यादा हर्ट हुआ है तो 4, अगर और ज्यादा हर्ट हुआ है तो 6, फिर और ज्यादा हर्ट हुआ है तो 8, और बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा उससे दर्द है
चेहरे में ऐसा लग रहा है, आंसू भी आ रहा है, तो 10। तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते तो उनके एक्सप्रेशन देख के हम कर सकते हैं। तो ये पीडियाट्रिक असेसमेंट टूल है जो 3 ईयर से 18 ईयर के बीच में हम कर सकते हैं के लोगों के लिए। देन आता है फ्लैग स्केल, जो 2 से 7 महीने के जो हमारे पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए हम करेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ जो हमने अभी एडल्ट के लिए बात करी थी वैसे ही है। हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यूजली जो जबड़े हैं वो बंद कर लेते हैं, बहुत तेजी से जबड़े एक दूसरे में वो करते हैं, क्लिंच करते हैं। साथ में अपना इस जो नेक है, गर्दन है, वो बहुत तेज हिलाने लगते हैं पेन की वजह से। पैर जो होते हैं वो किक करते हैं, पैर से मारते हैं या पैर दूर करते हैं बार बार, या अनईजी महसूस करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी में बात करें तो रिजिड हो जाते हैं, अपने आप को स्टिफ कर लेते हैं, ठीक है। जर्क जैसे जर्की मूवमेंट्स आते हैं, पैर बार बार जो है जर्की जैसे उसमें मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्राई, यूजली तो क्राई नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आवाज आती रहेगी कि पेशेंट जो है, बच्चा जो है वो दर्द में है, लेकिन कभी कभी बहुत तेजी से जो है वो जो बच्चा है वो रोता है, ठीक है। सो इससे हम पता करते हैं कि पेन का लेवल क्या है। कंसोलेबिलिटी में यूजली अगर मदर फादर या केयर गिवर्स जो हैं, बच्चा दर्द में है और उसे रीअश्योर करते हैं या फिर कोई खिलौना दे देते हैं या उसे गले लगा लेते हैं, तो दर्द में वो कमी महसूस करता है। बट इस कंडीशन में जो है वो कंसोल नहीं हो पाता, या थोड़ा सा दर्द उसका कम होता है जब उसे टच करते हैं या फिर गले लगा लेते हैं, तो हम 1 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं उसका वो बदलता है, अगर वो खिलौने भी फेंक रहा है और गले लगाने से या उस गोद में लेने से भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उसका दर्द में कमी नहीं हो रही है, तो फिर उसे हम 2 मार्क्स देंगे। तो इस तरह के सारे मार्क्स काउंट करने के बाद हम ये देखें कि अगर 0 ही है सब में, तो रिलैक्स या कंफर्टेबल है, उसे किसी भी तरह की पेन मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। 1 से 3 में माइल्ड डिस्कम्फर्ट है, 4 से 6 में मॉडरेट पेन है, एंड 7 से 10 में सीवियर डिस्कम्फर्ट और पेन है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट उसके बॉडी के मूवमेंट्स और एक्टिविटी की वजह से हम पेन असेस करते हैं, उनके पैरामीटर्स पे पेन असेस करते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। टोटल पेन का जो कॉन्सेप्ट है, कोई बता सकता है किसने दिया था? टोटल पेन का के ऑथर कौन है? थोड़ा मुश्किल सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन, ठीक है, मैं बता देता हूँ। डैन सिस्ली सॉन्डर्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन दिया था, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं पेन के लिए, कोई बता सकता है? सबको आंसर करना पड़ेगा, सब सो गया क्या? किसी को ना किसी को आंसर करना पड़ेगा। अभी तो सेशन पूरा होने के टाइम हो गया, क्वेश्चन है, आप सबको आंसर देने का है। चैट बॉक्स में अभी आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ नहीं समझ में आया। तो मैं कौन सा वाला मानूं? हेलो, यस यस न्यूमरेटिंग स्केल से। यस, एडल्ट के लिए न्यूमेरिक रेटिंग स्केल और सर विजुअल एनालॉग स्केल से एडल्ट नॉन वर्बल विजुअल स्केल। एनालॉग, बिल्कुल 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 गुड। पीडियाट्रिक के लिए हम पीडियाट्रिक के लिए जो हम फ्लैश स्केल, वॉन्ग बेकर्स पेन स्केल, जैसे कि आपने ऐसा अभी पढ़ा है सर। ओके, ठीक है। सो होता ये है कि अभी हमें अगर समझ में नहीं आता ना, तो बाद में चीजें समझ में नहीं आती। बट होपफुली अगर आप अभी नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो उसको अगर रिपीटेडली बार बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, जी सर। ठीक है। ओके, थैंक यू।
तो हमने क्या पढ़ा, पेन के बारे में पढ़ा, जो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पेन को, लेकिन उससे पहले पेशेंट ही हमें बता सकता है कि एग्जैक्ट उसे कहाँ पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, कब से पेन हो रहा है। तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा। क्रोनिक पेन अगर है तो एक तरह की डिजीज ही है, ठीक है। तो हमेशा आपने देखा है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि क्रोनिक कंडीशंस में क्रोनिक पेन देखने को मिलता है जो 90 डेज या उससे ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो एक तरह की डिजीज है। असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर असेसमेंट प्रॉपर होगा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, और ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो अच्छा रिस्पॉन्स होगा, पेशेंट जो है पेन फ्री होगा। प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। हमें भी नॉलेज होना जरूरी है, हमारे पेशेंट को भी नॉलेज होना जरूरी है। ओपियोइड्स अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, बट बाकी और भी जो थेरेपीज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके पेन रिलीव कर सकते हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको पेशेंट जो है मना कर देता है चीजें बताने से, उसका रीजन है हमारी पेशेंट के साथ रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, या फिर किस तरह से हम पेशेंट्स की बातें सुनते हैं, किस तरह से उनसे डील करते हैं। तो वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट रखना है। इन सारे ऊपर के जो पॉइंट्स है अगर हम उनको छोड़ दें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा पेशेंट के साथ रिलेशन है। अगर वो अच्छा होगा तो पेन रिलीफ भी अच्छा होगा, क्योंकि पेन के कारण हमें पता चलेंगे और उसके लिए हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्लान कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी बीच में किसी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये क्लास पूरी हो चुकी है। Thank you, sir, for that wonderful presentation. The floor is open for questions. आपको कुछ पूछने का है तो क्वेश्चन से तो पूछ सकती है। कैसा था वो सेशन? किसी को बताने का सेशन कैसा था? इंफॉर्मेटिव था? जी मैम, बहुत अच्छा सेशन था आज। थैंक यू। एंड वो पेन के बारे में सब कैसा वो पेन सारे मैनेजमेंट लोगों को और नींद पेन आ रही थी, तो क्योंकि सेम पार्टिसिपेंट्स ही नेक्स्ट टाइम रहेंगे, तो होपफुली आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। आंसर्स नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं माइंड में। बट इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख के रखिए। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले हम इसके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू या सर। अभी अब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके आंसर्स यहाँ पे आपको बता पाए। हो सकता है हमने भी ऐसी प्रॉब्लम्स कभी फेस की हो, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके मैडम, ओवर टू यू। कैसा था सेशन? सबका फेस में एक और स्माइलिंग, तो मेरे को लगता है सेशन तो अच्छा लगा। और दिस पेन एंड इमोशंस आर, उसका एक रिलेशन है। एक छोटे से स्टोरी बताएगा। जब भी वो हम सुबह को किचन में जाएगा ना, कुछ वेजिटेबल काटने के लिए, मछली काटने के लिए जाएगा ना, चोट लगेगा तो हम क्या करेगा? चोट गया तो मेरे आप लोगों से स्कोर पूछेगा तो आप लोग बोलेगा 0 और 1। और एक दिन क्या हो गया, बॉस ने कुछ बोला, कल से काम पे मत आने का, ऐसा वैसा बोला, तो उसी दिन वो चोट लगा। वेजिटेबल काटने के बाद छोटी सी चोट लगा, तो आप क्या होगा उसी टाइम? वो पेन स्कोर पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेगा? किसी को बोलना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। हम सब नर्सेस है ना, हम सबको आंसर देना पड़ेगा। इंटरैक्टिव सेक्शन जैसा कुछ करने का है। सब सो गया मेरे को लगती है। एनीवे, मेरे को एक इंफॉर्मेशन देने का कि आपका वो केस प्रेजेंटेशन है ना, उसका टॉपिक और टेम्पलेट्स ग्रुप में शेयर किया है, वो और सर्टिफिकेट के बारे में कुछ रिलेशन है। सो केस प्रेजेंटेशन आपको सेंड करने का है और ग्रुप में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, सब सुन लिया?
कोई आंसर नहीं मिल रहा है? जी मैम। यस मैम। ओके, तो मैंने केस प्रेजेंटेशन के बारे में बोल दिया। सो अभी मेरे को लगता है सीनियर का भी टाइम हो गया ना, अभी समाप्त करने का टाइम हो गया। मेरे को लगा है क्वेश्चंस होगा आपका मन में, मेरे को क्या पूछने का तो अभी पूछने का है, नहीं तो लिख के बुक में लिख के रखना। दूसरा सेशन जब भी दूसरा वीक में आ जाएगा ना, तभी पूछने का है, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू सर। For that session. Thank you for being here with us. We are expecting more sessions to have with you soon for this batch itself. Thank you all for joining us today. Bye bye. We'll see you on the next session. Thank you.